2019 में जो 37.4% वोट शेयर था, एनडीए को मैं छोड़ दे रहा हूं, तब भी आप उसके करीब नहीं पहुंच रहे हैं। तो सारे अगर मिल भी जाए तो वोट शेयर तब भी वहां नहीं पहुंच रहा है। कैसे हराइएगा आप? देखिए प्रत्युष भाई, सबको पता है हर चुनाव अलग होता है। कोई ऐसा चुनाव नहीं हुआ जिसके अंदर पिछला वोट परसेंटेज रिपीट हुआ हो। आप 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी की स्थिति देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी को कितना परसेंट वोट शेयर मिलता था? भारतीय जनता पार्टी को टिकटार्थी नहीं मिलते थे पूरे देश में। अगर उनकी टिकट के ऊपर 545 सीटों पर अगर कभी चुनाव हुआ तो आप मुझे बताइए कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी 545 सीटें कौन से सन में लड़ी थी? तो भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी नहीं मिलते थे। वहीं 2014 में ये पूर्ण बहुमत की सरकार ले आए। अगर जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी सरकार थी, वो कहीं ना कहीं मिली जुली सरकार थी, वो भी पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला था। पर 2014 में आया ना, तो ये समीकरण तो बदलता रहता है। समीकरण बदल जाएंगे। वोट शेयर का क्या? वोट शेयर जनता को देना है ना। ठीक है, जनता जनार्दन कुछ भी कर सकती है। वोट शेयर बढ़ जाएगा, जनता के लिए काम ही नहीं किया, जनता त्राहिमाम कर रही है। ठीक है, ठीक है। अवधेश जी कुछ कहना चाह रहे थे। अवधेश जी, मैं आ रहा हूं ऋषि मिश्रा जी आपके पास भी। मैं ये कह रहा था कि जिसकी जितनी वो जो लोहिया जी का सिद्धांत था, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल अपनी पार्टी में पहले लागू कर देना, उसके अनुसार पदे तो दे दे। ये कहना आसान होता है। दूसरी बात देखिए, तीन बातें यहां उठ रही हैं। पहली बात तो कल्याण सिंह के संदर्भ में जो कपीश जी कर रहे हैं, सच है कि एक समय कल्याण सिंह के साथ भारतीय जनता पार्टी में अच्छा व्यवहार नहीं हुआ, उनको जाना पड़ा। लेकिन तब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में धूल चाट गई। 2002 में 47 विधानसभा सीट और 2004 में 10 लोकसभा सीटों पर चिमट गए। लेकिन जब कल्याण सिंह फिर लौट के बीजेपी में आए हैं और नरेंद्र मोदी के शासनकाल के बाद जो स्थितियां बदली है, कल्याण सिंह को उस रूप में देखना पड़ेगा कि उनका अंतिम समय कैसे बीता है। दूसरी बात, अभी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, ये अच्छे अधिवक्ता हैं, इनको पता होना चाहिए कि 2018 में भारत के इतिहास में सबसे पहले पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा नरेंद्र मोदी सरकार ने दिया था। आपने पिछड़ा वर्ग आयोग बना दिया, उसको कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस नहीं करवा दिया आपने। पहले बार कोर्ट ने भी आपको रपाटा लगा दिया। आपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहा है, तो इसलिए मैं बता रहा हूं आपको संवैधानिक आप ऐसी टिप्पणी नहीं करते हैं, बीच में मत बोलिए। आपने 69,000 सरकार ने 2018 में पहली बार पिछड़ा वर्ग आयोग को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया, उसको अधिकार दिए। उसके बाद राज्यों को यह अधिकार मिला कि वो अपनी सूची में पिछड़ी जाति को शामिल कर सकते हैं। 2018 के पहले किसी स्टेट गवर्नमेंट को अधिकार नहीं था कि वो पिछड़ी जाति को अपने में शामिल करे, वो सेंटर का काम था। इसलिए जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात कह रहे हैं, वो तो इनकी बातें साबित हो रही। तीसरी बात हो रही है, जातिगत जनगणना यूपीए सरकार ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत कराया था, लेकिन यूपीए सरकार ने लागू नहीं किया। नरेंद्र मोदी सरकार ने 2018 में फैसला किया कि हम इसको लागू करेंगे, तो यही पार्टियां हम इसको जारी करेंगे। तो समाजवादी पार्टी, आरएलडी से लेकर और लालू प्रसाद यादव की पार्टी ने इसका विरोध किया। ये जारी नहीं होना चाहिए। और जब सुनिए, पूरी बात सुन लीजिए, ये देश को सच्चाई जानना चाहिए कि जब 2018 में कैबिनेट का डिसीजन हुआ कि यूपीए सरकार के दौरान जो जातिगत जनगणना हुई थी, उस जनगणना को जारी किया जाएगा, तो आपकी पार्टी ये बाकी क्या 6,000 शिक्षकों की इंक्वायरी करने के लिए आपने बता दिया कि संवैधानिक उन्होंने दर्जा दिया था? ये दर्जा बड़ा है कि उनको अधिकार देना बड़ा है? मैं बीच सुनिए, नहीं, उनको दर्जा देना बड़ा है या ओबीसी को अधिकार देना बड़ा है? सुनिए, हाथ में लड्डू पकड़ा के और हाथ में दोनों हाथ से हाथ वापस खींच लीजिए, तो कैसे खाएगा लड्डू ओबीसी? ये बताइए। पिछड़ों की हकमारी करने वाली भारतीय जनता पार्टी 69,000 शिक्षकों से लेकर के और आज तक जितनी यूनिवर्सिटी में बांट निकली। ऋषि मिश्रा आवाज आ रही है? ऋषि मिश्रा आवाज जा रही है? हाँ, समाज के लिए काम किए, न दलित के लिए काम किए, न मुस्लिम के लिए काम किए। ऋषि मिश्रा, क्या कांग्रेस में बिग कंफ्यूजन है? प्रमोद कृष्णम के अनुसार कांग्रेस में कुछ नेता ऐसे हैं जिनको हिंदुओं से नफरत है, हिंदू धर्म से नफरत है, लेकिन दूसरी तरफ वही कांग्रेस है जो मध्य प्रदेश में कुछ दूसरा प्रयोग कर रही है, हनुमान जी का गदा लेके घूम रही है। कंफ्यूजन है या क्या है कांग्रेस के अंदर? देखिए, प्रमोद कृष्णम जी को पार्टी में उनको कई चीजों को लेकर उम्मीद थी कि पार्टी में उनको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिया जाएगा। अब उनको जिम्मेवारी नहीं दी जा रही है। पार्टी हाईकमान कांग्रेस जो है वो नहीं दे रही है। अब उसका खींच है
या ये रियल में ये हकीकत है, ये तो प्रमोद कृष्णन ही बताएंगे। कोई भी जो व्यक्ति हिंदू समाज हिंदू वर्ग से आता है वह हिंदू विरोधी कैसे हो सकता है बताइए। कांग्रेस में 80 to 90% लोग जो है हिंदू हैं, बड़े बड़े पद पे हैं, पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो दलित हैं, सोनिया गांधी। तो क्या कांग्रेस भी अब बीजेपी के हार्डकोर हिंदुत्व के लाइन पर चल रही है, इसलिए कांग्रेस के नेता को और पूर्व मुख्यमंत्री को हिंदू राष्ट्र की बात करनी पड़ रही है आज की तारीख में, हनुमान जी का भक्त बताना पड़ रहा है। अगर यूपी में बीजेपी राम के सहारे है तो अब कांग्रेस मध्य प्रदेश में हनुमान के सहारे है क्या? ये प्रत्युष जी, आप तो विद्वान एंकर हैं, क्या हनुमान जी पे या राम जी पे बीजेपी का ठप्पा लगा हुआ है? किसी का कॉपीराइट नहीं है, किसी का कॉपीराइट नहीं है, वो 3 इडियट किसी का कॉपीराइट नहीं है, तो कांग्रेस ने ही कहा है। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि उसी लाइन पर कांग्रेस भी चल रही है। आप तो धर्म और जात पात की राजनीति नहीं करते, कांग्रेस तो नहीं करती है धर्म और जात पात की राजनीति। बहुत दिनों के बाद जुड़ा हूँ, बोलने तो दीजिए। वो आमिर खान का फिल्म है, उसमें जो ठप्पा दिखाता है, ये हिंदू का ठप्पा या मुसलमान का ठप्पा, तो ये बीजेपी का ठप्पा लगा है क्या भगवान राम पे और भगवान हनुमान पे? कोई हनुमान को मानता है, कोई भगवान राम को मानता है। हाँ। ये अपना अपना है। और कांग्रेस जो है सब एसएन सिंह को रखिएगा स्क्रीन पर। एसएन सिंह जी, हिंदू वोट बैंक पर बीजेपी का ठप्पा है क्या, जो बात पूछ रहे हैं? जनता जनार्दन होती है, उस जनता जनार्दन को भी आप राक्षस कहेंगे हिंदू आतंकवादी होते हैं। राहुल जी कहेंगे कि हिंदू लड़के मंदिर में लड़कियां खेलने जाते हैं, रामेश्वरम को मानेंगे नहीं, भगवान राम को मानेंगे नहीं। वकील खड़े कर देंगे आपकी पार्टी के राज्य मंत्री जी हिंदू आतंकवादी शब्द करते हैं। ऐसे कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पर सवाल पूछा जाएगा कि एक धर्म की शिक्षा की छूट, एक धर्म को धार्मिक तुष्टीकरण की छूट, दूसरे धर्म को हर तरफ से रोक, ऐसा कार्य करेंगे तो जनता सवाल पूछेगी। लोकतंत्र से चल रहा है, देश संविधान से चल रहा है, और इस संवैधानिक दायरे में लोकतांत्रिक तरीके से देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को चुन रही है। इसका मतलब देश की जनता का विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, उस विचारधारा को देश की जनता अपना रही, तभी तो भारतीय जनता पार्टी को मत दे रही है। लेकिन ऐसी पार्टी जिसके मुखिया विदेश में जाकर कहते हैं भारत में लोकतंत्र ही नहीं है, उसको कौन अपनाएगा? जो दुनिया की लोकतंत्र की जननी भारत सरकार का व्यवहार जो है देश और उसी के नाते आप कर्नाटक में हिमाचल में चुनाव जीतेंगे मिश्रा जी, तो निश्चित तौर पर सवाल तो उठेगा ना। सवाल उठेगा कोरोना कालखंड में जब रामायण धारावाहिक दिखाया जाता है तो उस धारावाहिक को रोकने का कार्य करते हैं, तो सवाल तो उठेगा ना। आखिर में क्यों इस पूरी भूमि में, इस देवभूमि में जहाँ हिंदू रहते हैं, ये संपूर्ण सनातन परंपरा को मानने वाले ही लोग तो हैं। दोबारा कह रहा हूँ मिश्रा जी, कोई 500 वर्ष पहले, कोई 5000 वर्ष पहले, ये सभी तो हिंदू थे, सभी तो हिंदू थे, सभी तो भारत के हिंदू है। भारत को मानने में, भारत की संस्कृति को मानने में दिक्कत क्या है? मम्मी आप आएंगे एक ऐसा कानून ले आएंगे ताकि जाति विवादित हो जाए, ताकि मां श्रृंगार ऊंचाई न हो सके। आप कहेंगे नहीं, एक धर्म के लोगों को हम छूट दे देंगे, उनको 2 लाख रुपए की सब्सिडी भी दे देंगे, हज की यात्रा भी करा देंगे, दूसरे धर्म से रोक लगा देंगे। ठीक है निश्चित तौर पर समाज के लोग सवाल पूछे। दूसरा भी रोहित जी को मैं एक चीज कहना, रोहित अग्रवाल को भी रखिएगा स्क्रीन पर। पार्टी को कहते थे कि रोहित अग्रवाल कुछ कहना चाह रहे हैं। एक सेकंड प्रत्युष भाई, एक मिनट, एसएन सिंह जी जरा सुन लीजिए, एसएन सिंह जी सुन लीजिए, दूसरे को भी सुन लीजिए। ये जो अभी आपने ज्ञान दिया अभी कि 2 जनरेशन पहले सब हिंदू थे, तो ये मोदी जी को ज्ञान क्यों नहीं देते हैं आप? मोदी जी कह रहे हैं कि रक्षाबंधन पे सारे सांसद जाएं, मुसलमान बहनों से राखी बंधवाएं, तो उनको क्यों नहीं आप ज्ञान देते हैं कि सभी हिंदू थे, क्या जरूरत है मुसलमान बहनों से राखी बंधवाने की? आप उनको ज्ञान क्यों नहीं देते हैं जब पसवंदा की बात करते हैं वो? आप उनको ज्ञान क्यों नहीं देते हैं जब अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हैं मोदी जी और कह रहे हैं अल्पसंख्यकों के बीच में जाके आरएलडी के प्रवक्ता कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए एसएन सिंह जी। नहीं, वो उनके साथ समस्या यही है कि वो तो अपने मन की बात करते हैं, वो जनता के मन की बात तो करते नहीं है। उनकी समस्या यही है कि वो सुनना ही नहीं चाहते विपक्ष को। अरे भाई, मोदी जी से भी कहो कि रक्षाबंधन पे जो सांसदों को इंस्ट्रक्शन मिला है मुसलमान बहनों से राखी बंधवाने का, जब सब हिंदू ही थे तो फिर मुसलमान बहनों की जरूरत क्या है? तो पूछा जा रहा है
पूरे प्रदेश में लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? अरे पहले एसएन सिंह जी इसका सवाल का जवाब दो कि मोदी जी क्यों कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों के बीच में विश्वास बढ़ाने की जरूरत है? मोदी जी क्यों कह रहे हैं कि मुसलमान बहनों से राखी बंधवाएं सांसद जाके? जब सभी हिंदू थे आपके हिसाब से, तो ये ज्ञान आप मोदी जी को क्यों नहीं दे देते हैं? आप तो प्रवक्ता है, आप तो ये ज्ञान अपने नेता से मिलते होंगे या मिलने को भी नहीं मिलता? इस तानाशाह सरकार के अंदर आपको मिलने को भी नहीं मिलता मोदी जी से। अपनी बात रखने का आपके पास कोई हक नहीं है। मोदी जी से अपनी बात रखने का आपको कोई हक नहीं है। आप क्यों नहीं मोदी जी को समझाते हैं कि सांसदों को मुसलमान बहनों को राखी बंधवाने से क्या भारतीय जनता होगा? पार्टी के साथ अल्पसंख्यकों के बीच में इसके लिए जो विश्वास बढ़ाने की वो बात कर रहे हैं, उससे क्या होगा? इसमें कौन जवाब देगा? एसएन सिंह, अपने मन की बात करना बंद करो, जनता के मन की बात करो। देखिए अब इस वक्त आरएलडी और बीजेपी के प्रवक्ता एक साथ इस वक्त बहस कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में दोनों एक तरफ आ जाएं। ये हमने देखा था ओपी राजभर वर्सेस बीजेपी, आज की तारीख में बीजेपी के खेमे में है। रोहित अग्रवाल मुस्कुरा रहे हैं। कुछ दिनों पहले जयंत चौधरी और आपके आरएलडी के विधायकों ने योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। चर्चा बहुत गर्म है कि लगभग सीटों पर मामला तय हो गया है। योगी आदित्यनाथ जी से मैं भी मिला था। हाँ, अरे डिफेंस कॉरिडोर अलीगढ़ में आपके बगल में ही है। कुछ नहीं होता, अच्छा उससे कुछ नहीं होता, ठीक है। मैं जनता की समस्याओं को मैं जरा एसएन सिंह जी, परंतु आपको समझना पड़ेगा किसान ऋषि जी मैं आ रहा हूँ, ऋषि जी आ रहा हूँ आपके पास। कोई सरोकार एसएन सिंह जी भाई 2022 के विधानसभा चुनाव में खूब प्रचार हुआ था। आपने लाल खतरा किस पार्टी को बताया था? लाल खतरा, रेड सिग्नल समाजवादी पार्टी। लाल खतरा हम लोग उस पार्टी को बताते हैं जो अपराधियों की मदद करते हैं और अपराधियों से मदद लेके सरकार बनाते हैं। मऊ मुजफ्फरनगर के दंगे को सबने देखा। ठीक है, हम तो उसी लाल खतरे वाली पार्टी के नेता दारा सिंह चौहान आपकी पार्टी में आते ही उनको ग्रीन सिग्नल मिल जाता है। बहुत अच्छी बात आपने कहा। आप देखिए, आप कैसे, जैसे ही लाल खतरा रेड सिग्नल वाली पार्टी आपकी पार्टी में आए, दनादन ग्रीन सिग्नल गाड़ी दौड़ने लगती है। इसलिए कि वो नोनिया चौहान जाति से आते हैं। सोशल इंजीनियरिंग आप ऐसे फिट करते हो उसमें कब रेड ग्रीन हो जाए, कब ग्रीन रेड हो जाए, तो इसी आधार पर तय होता है सोशल इंजीनियरिंग। बिल्कुल, देखिए मैं कह रहा हूं, हमने एक विद्यालय खोला, आप भी एक विद्यालय खोले और समाजवादी पार्टी के लोग एक विद्यालय खोले। उनके विद्यालय में रामचरितमानस को गाली देने का कार्य किया जाता है, लेकिन वही कुशवाहा जी जब भारतीय जनता पार्टी में होते हैं तो भगवान राम को भी माथे पर लगाते हैं, रामायण को भी लगाते हैं। ये विचारधारा की बात होती है कि वो आपके दारा सिंह चौहान ये बोलकर निकले थे, सुन तो लीजिए, दारा सिंह चौहान ने आपकी पार्टी इसलिए छोड़ी थी ये कहते हुए कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में दलित और पिछड़े समुदायों के बारे में बहुत अज्ञानता है। अब आपकी पार्टी में दोबारा आ गए हैं तो शायद उनको ज्ञान हो गया होगा। कांग्रेस को 1000 गाली देकर और जो जनता दल से निकली समाजवादी पार्टी बनती है, क्या वो कांग्रेस के साथ नहीं जाती है? ये सब विचारधाराओं का खेल होता है कि जब हमारे साथ आएंगे तो हमारे विचारधारा। अच्छा, यही दारा सिंह चौहान, दारा सिंह चौहान घोसी से आप उपचुनाव लड़वा रहे हैं उनको। एक एग्जाम्पल ले लीजिए, 370 पे जेडीयू की विचारधारा। अच्छा, दारा सिंह चौहान पर सियाही फेंकी गई, दारा सिंह चौहान पर सियाही फेंकी गई। अब देखिए वहां पर मौर्य साहब के ऊपर किसी ने जूता फेंक दिया, वकील बनकर आया था। अब दारा सिंह चौहान उपचुनाव लड़ रहे हैं, किसी ने स्याही फेंक दी, खूब हल्ला, खूब बवाल मचा। अब जिसने स्याही फेंकी उसने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। देखिए, समाजवादी पार्टी के लोगों का काम है इस तरह के कार्यों को करना। वो बवाल जरा बयान सुनाइएगा, पीसीआर आवाज जा रही है। बवाल मचाने का कार्य सिर्फ समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं। प्ले कीजिए ना, बोल रहा हूं से वो बवाल मचाएंगे क्योंकि वो संविधान को मानते नहीं है, जनता को मानते नहीं है, तो ऐसे लोग कुछ ना कुछ तो करते रहेंगे। क्या बीजेपी नेता प्रिंस यादव है, वही सब कहे कि तुम भीग दो, हम लोग का चुनाव फंस रहा है, इसी वजह से मैंने सियाही फेंक दिया। वो लोग कहे कि हम बचा लेंगे। और तुमको तुम्हारे साथ साथ कौन था? बस मैं ही अकेले ही था। ये वीडियो किसने बनाई थी? वीडियो पता नहीं, वहाँ पे उनके लोगों ने बनाई थी। कपिश जी को और एसएन सिंह को रखिएगा। कपिश जी, अभी क्या हो रहा है घोसी उपचुनाव में, कौन किस पर स्याही फेंकवा रहा है बताइए।
ये भारतीय जनता समाजवादी का पार्टी आज से नहीं करती है। इसने स्वयं इस बात का समाजवादी पार्टी पिताजी को भी धक्का मारती है, चाचा को भी कहती है कि उनकी स्क्रिप्ट बीजेपी लिखती है। तो निरादर का काम करना है समाजवादी पार्टी का चरित्र है, उस चरित्र को हमेशा करते रहेंगे। आप देखे होंगे मुजफ्फरनगर के दंगे में डीएम और एसपी कहते हैं कि बड़े मुखिया का फोन आया था कि एक धर्म को गिरफ्तार करिए और दूसरे को छोड़ दीजिए। इस तरह के कार्य करते हैं लोग, इसमें माहिर है लोग। मऊ के दंगे में आप देख लीजिए, जहाँ धारा 144 लागू है वहाँ भी स्वर्गीय मुराद सिंह जी छूट देते हैं। 500 असलों के साथ 5 दिन तक 2700 की हत्या कौन करता है? ये तो समाजवादी पार्टी के सब कार्य हैं। जब सत्ता से दूर होते हैं तो इस खटपटाहट में इस तरह की कार्य करते हैं। किसी को आप अखिलेश यादव जी को देख लीजिए, चुनाव में बहुत लोगों की लिस्ट बना रहे थे, वो पुलिस किया, पता नहीं क्या क्या भाषण सुना रहे थे। मैं तो कहूंगा कि आदरणीय अखिलेश जी और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आपसे निवेदन करता हूँ, आप जनता के बीच में जाइए, जनता का विश्वास जीतिए, जनता का भरोसा जीतिए। जनता का विश्वास हो, जनता एक दूसरे की पूरक है, जनता पर विश्वास करने लगेगी तो आपको वोट करेगी। जैसी जनता 2014 से भारतीय जनता पार्टी के विकास पे भरोसा कर रही है। एक भी आदमी को आपने जेल भेजा रामचरितमानस जलाने वाले को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार खुद जलवाई थी रामचरितमानस। अरे आप उन्हीं में से होना, उसी सावरकर के लोग जो कि फेंक दो मस्जिद पर जो है सुअर का गोश्त, फेंक दो मंदिर पर जो है वो गैया का गोश्त, यही है ना। बार बार एक सेकंड कपिश जी मैं ऋषि मिश्रा को और कपिश जी को मेरे साथ रखिएगा स्क्रीन पर प्लीज। ऐसे फिर आवाज में ओवरलैप होगा, किसी को समझ में नहीं आएगा। पीसीआर अगर आवाज आ रही तो बता दीजिए। हाँ कपिश जी, एक सेकंड कपिश जी, आपका नारा है 80 हराओ बीजेपी हटाओ, ठीक है, और इस बार आप एक बड़ा गठबंधन बनाने की ओर अग्रसर भी हैं। लेकिन आपने गठबंधन 2017 में भी बनाया, आपने गठबंधन 2019 में भी बनाया। दोनों बार आपने ठाना कि हमको बीजेपी को हटाना है, लेकिन हुआ क्या? तो इस बार यह गठबंधन क्या कमाल कर लेगा? वही बता रहे हैं, जो चंद्रयान 3 करेगा। अच्छा। जो चंद्रयान 2 नहीं कर पाया। मैंने तो वैज्ञानिक एविडेंस दिए आपको। अच्छा मतलब आपने अपने गठबंधन की तुलना चंद्रयान से कर दी। क्यों ना करूं भाई, क्यों ना करूं जी। 2024 में भारत की तस्वीर बदलने जा रही है। हाँ। भारत की तकदीर बदलने जा रही है, और विश्व मंच पर व्हाट्सएप का ज्ञान नहीं चले, विश्व मंच पर हकीकत चले। जो भाजपा ने विश्वासघात इस भारत माता के साथ किया है, खंजर भोंक के भारत माता की जय करते हैं, वो आपके सामने है। मैं सीधी बात एक कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोग एक दलित को, एक ओबीसी को दबाने के लिए कितना षड्यंत्र रचते हैं, ये आप देख लीजिए। अगर चंद चौपाई पे स्वामी जी ने बात कही थी तो इन्होंने बकायदा रामचरितमानस जलवा दिया अपने लोगों से, और मुकदमा दर्ज किया। तो किसी की गिरफ्तारी क्यों नहीं की डबल इंजन की सरकार ने? और ये बताइए 90 दिन जब बीत गया तो चार्जशीट आ जानी चाहिए थी ना उस FIR के अंदर। किसको आरोपी बनाया आपने? सामने आया है, मैं वो सुनवाना चाहता हूं, प्लीज वो बयान चलाइएगा अखिलेश यादव का।